हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इतिहास में गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ऑनलाइन क्लासें हैं वो 15 से 20 दिन हो गए स्टार्ट हुए, तो आपको रेगुलर इन क्लासों से अध्ययन करना है और जैसे ही स्कूलें वापस खोल दी जाएगी तो आगे है पढ़ाई वो निरंतर चलेगी। तब तक के लिए आप ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही अपना मैटर तैयार करें एवं इनसे ही समझें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त वंश। गुप्त वंश है, ये नाम पीछे लग रहा है गुप्त, और एक शासक आपके मौर्य शासनकाल में हुआ था जिसके भी नाम के पीछे लगा था गुप्त, उसका भी नाम था चंद्रगुप्त। और इसमें भी एक शासक आएगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चंद्रगुप्त प्रथम होगा। और गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी के स्रोत है वो आपके जो क्लासों के चैप्टर है उनमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जानकारी के स्रोत क्या क्या है। गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत, जिनमें साहित्यिक स्रोत भी है, अभिलेख भी है, और मुद्राएं भी है, और सिक्के भी हैं। इनमें साहित्यिक में मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम जो कि सबसे उस साहित्यिक स्रोतों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। थोड़ा दिखाई कम दे रहा है तो इसके लिए मैं विजिबिलिटी बढ़ा देता हूं। साहित्यिक स्रोत में मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, फिर चीनी यात्रियों का विवरण से भी चीनी यात्री, फायान, इत्सिन, इनके ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है, पुराणों से भी मिलती है, जिनमें विष्णु पुराण, वायु पुराण मुख्य रूप से, फिर अभिलेखों में मिलती है पर्याग प्रशस्ति, उदयगिरि का अभिलेख, एरण अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और फिर गुप्तकालीन मुद्राएं और सिक्के भी इनमें शामिल है।
तो इन चीजों से गुप्त काल के बारे में जानकारी है वो मिलती है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश में जो सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना किसने की, कहां पर की, राजधानी क्या थी, हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को माना जाता है। अब श्रीगुप्त को माना जाता है तो इसके बारे में कुछ न कुछ किसी न किसी विद्वान के पास कोई तथ्य होंगे। तो इत्सिंग जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री इत्सिंग, इसने इनका नाम बताया चेलीकेतु। क्या बताया है? चेलीकेतु, जो कि कौन था? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त है वो सीधा शासक था नहीं, वो क्या था? पहले लिच्छवियों का सामंत था। लिच्छवियों का सामंत था। लिच्छवी कहां के थे? तो लिच्छवी थे वैशाली। कहां के लिच्छवियों का था? वैशाली के लिच्छवियों का क्या था? ये सामंत था। अब श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने। और इसके नाम के पीछे जो गुप्त लगा है, श्रीगुप्त के नाम के पीछे, जैसे श्रीगुप्त है, फिर आएगा घटोत्कच, इसके नाम के पीछे नहीं है। फिर चंद्रगुप्त है, फिर समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिर कुमारगुप्त है, ऐसे स्कंदगुप्त है, बुधगुप्त है। इनके नामों के पीछे जो स्कंदगुप्त नाम लिखा है, इस गुप्त से विद्वानों ने ये मतलब अपना वाक्य, इनको मतलब कह सकते हैं कि इनको जाति दी है। विद्वानों ने क्या जाति दी है? गुप्त नाम लगने के कारण इनको क्या बता दिया? वैश्य। तो गुप्तों को क्या, कोई विद्वान है जो इन्हें ब्राह्मण भी मानते हैं, कोई विद्वान है जो इन्हें जाट मानते हैं, लेकिन इनमें सबसे सटीक है वो वैश्य है, क्योंकि इनके नाम के पीछे जो वर्ड लग रहा है ना, गुप्त, इसके कारण इन्हें क्या माना गया? वैश्य माना गया। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना, वंश की स्थापना कब की थी? 275 ईस्वी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में की थी। और इन्होंने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था वो बिहार और उत्तर प्रदेश का साम्राज्य, यानी कि क्षेत्र है, यहां पर इनका साम्राज्य था। तो गुप्तों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहां थी? तो गुप्तों की प्रारंभिक राजधानी
राजधानी अयोध्या थी। गुप्तों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। और प्रयाग प्रशस्ति है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम श्रीगुप्त को आदिराज की उपाधि दी गई है। किसको? श्रीगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त को आदिराज की उपाधि दी गई है। आदिराज की उपाधि दी गई है। जानकारी के स्रोत है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर मैंने ऊपरी तौर पर ये बातें बता दी। अब सीधा आपका ये गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के शासकों के बारे में, फिर उनकी कला संस्कृति या साहित्य विज्ञान में योगदान है उनके बारे में। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त है वो लिच्छवियों का सामंत था। चेली यात्री जो इत सिंह है उसने इसे चेलिकेतो बताया, यानी कि उसके ग्रंथ में इसका नाम चेलिकेतो है, जो कि श्रीगुप्त से मिलता है। यानी कि जिसका जो टाइम उस वक्त का बताया जा रहा है उसमें चेलिकेतो लगभग किसको माना गया है? श्रीगुप्त को। चीनी यात्री था तो उसने अपनी भाषा में लिखा था। फिर श्रीगुप्त ने एक और काम है वो करवाया था कि मृगशिखावन नामक एक स्थान का ने वहां पर स्थान को बसाया था। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय है उसके पास में, यानी कि 40 योजन दूर। श्रीगुप्त ने नालंदा, देखिए जब श्रीगुप्त था उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के पास में एक स्थान है वो बसाया किसने था? श्रीगुप्त ने बसाया था। नालंदा के पास, या कह सकते हैं हम नालंदा से 40 योजन दूर, नालंदा से 40 योजन दूर मृगशिखावन नामक स्थान बसाया। किन के लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, यानी जो धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भिक्षुक थे उनके लिए ये मृगशिखावन, या फिर हम कह सकते हैं कि बाहर से आने वाले लोग भी, जो उस वक्त भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय में लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए ये एक स्थल है वो इसने स्थान है वो बसाया था। तो 40 योजन का मतलब है कि एक योजन में लगभग 8 मील होते हैं। एक योजन में 8 मील होते हैं। एक योजन बराबर 8 मील। या हम किलोमीटर में लें, एक योजन बराबर 12.87 किलोमीटर। तो लगभग 320 मील दूर नालंदा से नगर बसाया था मृगशिखावन श्रीगुप्त। 275 में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब इनके समय में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जिस पर इनका साम्राज्य स्थापित हुआ था और उनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अयोध्या थी।
श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र शासक बना था घटोत्कच। अब श्रीगुप्त ने 275 से 300 ईस्वी तक शासन किया था। श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त थे, इन्होंने मौर्यों के पश्चात जो भारत की राजनीतिक स्थिति है वो बिखर चुकी थी, यानी कि भारत राजनीतिक रूप से विखंडित हो चुका था। विखंडित भारत को एक करने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त वंश को या गुप्त काल को। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्तों ने धीरे धीरे संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अब श्रीगुप्त के पश्चात शासक बने थे घटोत्कच। श्रीगुप्त ने शासन किया था 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक और घटोत्कच शासन कर रहा 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। घटोत्कच ने भी अपने पिता श्रीगुप्त की भांति कोई विशेष साम्राज्य विस्तार में दिलचस्पी नहीं दिखाई, महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई। उसने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा और इन्होंने भी महाराज की उपाधि ही धारण की थी। इसलिए हम ये जान सकते हैं कि यहाँ तक ये स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, यानी कि पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। घटोत्कच ने घटोत्कच ने 300 ईस्वी में गद्दी धारण की एवं महाराज की उपाधि ली। और घटोत्कच का विशेष योगदान नहीं है, लेकिन घटोत्कच ने जाते जाते एक काम किया। घटोत्कच ने लिच्छवियों से संबंध स्थापित किए थे। वैशाली के लिच्छवियों से संबंध स्थापित किए थे। संबंध स्थापित करना मतलब उनसे रिश्ते जोड़ के रखा या रिश्ते जोड़े, ताकि वैशाली उस वक्त का शक्तिशाली शासन या शक्तिशाली साम्राज्य था, उससे गुप्त साम्राज्य को कोई गलत परिणाम या बुरे परिणाम ना भुगतने पड़े, इसलिए उनसे दोस्ती की थी। अब घटोत्कच की दोस्ती उसके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के लिए काफी काम आ जाएगी। तो घटोत्कच के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है गुप्त वंश का। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो।